Dear friends, welcome to the session of verb in International British English Speaking and Grammar Course. फ्रेंड्स, आज हम वर्ब सीखने वाले हैं। वर्ब जो है उसकी डेफिनेशन, उसके जो फॉर्म्स हैं, उससे रिलेटेड बेसिक जानकारी इस टॉपिक में मैं आपको समझाने वाला हूं। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। वर्ब, अ वर्ड विच डेनोट्स एक्शन इज कॉल्ड अ वर्ब। ऐसा वर्ड जिससे हमको कोई एक्शन होने की जानकारी मिले। कोई भी शब्द जिसका मीनिंग कोई एक्शन हो, उसको हम वर्ब कहते हैं। इसको एक्शन वर्ड भी कहते हैं। वह शब्द जो किसी एक्शन या कार्य के होने का ज्ञान करवाता है, उसे वर्ब अर्थात क्रिया कहते हैं। जैसे गो, जाना, ईट, खाना, प्ले, खेलना, कम, आना, रन, दौड़ना। तो ये एक्शन के एग्जाम्पल हैं। ऐसी एक्शन कितनी हो सकती हैं? तो बहुत सारी हो सकती हैं। और हमको बेसिकली 150-200 एक्शन वर्ड याद रहनी चाहिए, जिसका हिंदी इंग्लिश हमको पता रहना चाहिए, ताकि हम इंग्लिश में कुछ भी बनाएं तो उन एक्शन वर्ड्स का यूज़ करके हम अपने सेंटेंसेस कंप्लीट करें, या हम अपनी जो भी बात कहना चाहते हैं वो कंप्लीट कर सकते हैं। और इसके लिए हमको इसको याद करना पड़ेगा। एक्शन वर्ड की पूरी लिस्ट का भी वीडियो चैनल पर पहले से अवेलेबल है। आप इसको उस पे सर्च करके देख सकते हो और याद रख सकते हो। तो आइए देखते हैं वर्ब के बारे में खास बातें। नोट, क्रिया को एक्शन वर्ड भी कह सकते हैं। अब सेंटेंस यहाँ पे दे रखा है, राम प्लेस, राम खेलता है। तो यहाँ पे प्लेस है, वह क्रिया है। इस वाक्य में प्लेस है वो क्रिया अर्थात वर्ब है या एक्शन वर्ड है। वर्ब की तीन फॉर्म होती हैं। इंग्लिश में वर्ब की तीन फॉर्म होती हैं। जैसे कि फर्स्ट फॉर्म, जिसको प्रेजेंट फॉर्म भी कहते हैं। सेकंड फॉर्म, जिसको हम पास्ट फॉर्म भी कहते हैं। और थर्ड फॉर्म, जिसको हम प्रोग्रेसिव फॉर्म भी कहते हैं। और एक और होती है आई एन जी फॉर्म। आई एन जी फॉर्म, सॉरी, थर्ड फॉर्म को हम पार्टिसिपल फॉर्म कहेंगे। और आई एन जी फॉर्म है, उसको हम प्रोग्रेसिव फॉर्म कहेंगे। तो प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म, पार्टिसिपल फॉर्म और प्रोग्रेसिव फॉर्म, या फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और आईएनजी फॉर्म। आईएनजी फॉर्म जो होती है वो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जोड़कर बनाई जाती है। कुछ वर्ब की तीनों फॉर्म अलग अलग होती है, जैसे गो, वेंट और गॉन। गो, वेंट और गॉन की तीनों फॉर्म अलग अलग हैं। लेकिन आईएनजी फॉर्म बनानी हो तो गो के अंदर आईएनजी जोड़ दो, बन जाएगा गोइंग। ईट, एट और इटन। ईट, एट और इटन, ईट की तीनों फॉर्म हैं जो अलग अलग हैं। और उसकी आईएनजी बनानी हो तो ईट के साथ में हमने आईएनजी जोड़ दिया तो बन गया ईटिंग। कुछ वर्ब की दो फॉर्म समान होती हैं या सेम होती हैं। तो ये तो फर्स्ट कैटेगरी होगी जिसमें तीनों अलग अलग हमको याद रखनी पड़ेंगी। यहाँ पर दो फॉर्म सेम होती है, जैसे कि प्ले फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम होती है, प्ले, प्लेट, प्लेट। वैसे ही कम की फर्स्ट फॉर्म कम है, सेकंड फॉर्म केम है, लेकिन थर्ड फॉर्म वापिस कम है। तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म सेम है, और इसके अंदर सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम है। तो ज़्यादातर चीज़ों में जहाँ पर ईडी लगता है, अक्सर जहाँ पे ईडी लगता है उसके अंदर सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म सेम होती है। तो ये हमको याद करने की एक ट्रिक भी बना सकते हैं। पर वर्ब की फॉर्म पहले से याद कर लेनी बहुत जरूरी है। आप डायरेक्ट इमेजिनेशन नहीं कर सकते हो कि इसके किसी में भी मैं ईडी लगाऊं तो सेकंड फॉर्म बन जाएगी। आपको वर्बों की फॉर्म पहले याद करनी पड़ेगी। याद करोगे उसके बाद ही उसका यूज करोगे तो ज्यादा कॉन्फिडेंट रहोगे आप। अब प्ले की आईएनजी फॉर्म बन गया प्लेइंग। प्ले के अंदर आईएनजी जोड़ दो, प्लेइंग बन गया। वैसे ही कम की आईएनजी बनाने के लिए कम के अंदर आईएनजी जोड़ देंगे। लेकिन कम में एक चीज याद रखनी है कि जिसके पीछे भी ई हो, जिस एक्शन वर्ड के पीछे ई हो, उसमें ई हट जाता है और उसके बाद आईएनजी जुड़ता है। जैसे इसमें कम में सी ओ एम लिखा, फिर ई हटा दिया और ई की जगह पर आईएनजी लिखा है। तो यहाँ जहां पर ई हो लास्ट में, वहां पे ध्यान रखना है। वैसे ही रन की फर्स्ट फॉर्म रन, सेकेंड फॉर्म रन और थर्ड फॉर्म वापिस रन है। वैसे ही इसमें भी थर्ड फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म सेम है। तो ये याद रखने लायक बात है। और इसकी आईएनजी बनानी हो, क्योंकि बहुत छोटा शब्द है, कई बार बहुत छोटे शब्दों में भी ऐसा होता है कि दो कैरेक्टर डबल हो जाते हैं। रन का रनिंग, रन का रनिंग बन गया।
डबल एन हो गया। लेकिन कुछ वर्ब की तीनों फॉर्म एक जैसी होती हैं, कट, कट और कट। और इसकी आईएनजी बनेगी कटिंग, डबल, इसमें डबल टी हो गया। तो ये बेसिक बातें हैं जो वर्ब की थ्री फॉर्म बनाने के लिए और आईएनजी फॉर्म बनाने के लिए हमको याद रहनी ही चाहिए। अब इसको याद रखने के अलावा दूसरा बात ये है कि हमको फॉर्म सारी याद कर लेनी पड़ेगी। ये तो आपको एक टेक्निक बता दी है कि फॉर्म, सेकंड फॉर्म कैसे बनती है, थर्ड फॉर्म कैसे बनती है, या इसका कैसे यूज होगा, वो तो आगे जो भी टेंस या जो भी टॉपिक है उसके अंदर यूज होता है। जैसे कोई ग्रामर में टेंस सीख कर रहा है, एक्टिव पैसिव कर रहा है, मॉडल कर रहा है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कर रहा है, तो वर्ब की फॉर्म्स जिसको याद नहीं है वो कुछ भी ग्रामेटिकल काम नहीं कर सकता है। और स्पोकन इंग्लिश भी अगर कोई व्यक्ति करता है तो उसको स्पोकन इंग्लिश में कुछ भी वर्ड्स बोलने पड़ते हैं, तो कौन सी फॉर्म कैसी है, तो वो फॉर्म्स उतनी याद रखनी पड़ेंगी। याद रखेंगे तो बोलना बहुत आसान हो जाएगा। व्हाट आर, अब वर्ब में एक चीज हमने इसकी फॉर्म देख ली। अब वर्ब में एक और खास बात होती है जिसको अपन ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव कहते हैं। और उसके अलावा भी कुछ चीजें और हैं, लेकिन उसके पहले मैं आपको एक और बात बता देता हूँ जो वर्ब के बारे में खास बात है। वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म रेगुलर वर्क होते हैं उसको शो करने के लिए काम में आती है। और रेगुलर वर्क जो होते हैं उसके अंदर इसका यूज होता है, कभी कभी सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो उसमें एस ई एस का उपयोग होता है। जैसे गो का गोज हो गया, ईट का ईट्स हो गया, प्ले का प्लेज हो गया, कम का कम्स हो गया, रन का रन्स हो गया, कट्स का कट, कट का कट्स हो गया। तो ये फर्स्ट फॉर्म के साथ ही एस ई एस जोड़ने का काम चलता है, वो भी प्रेजेंट सिंपल टेंस में, या जो रेगुलर एक्शन होती है उसको बताने के लिए। और उसमें भी सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो एस लगता है और प्लूरल सब्जेक्ट हो तो इसमें एस नहीं लगता है। उसके अलावा सेकंड फॉर्म में कहीं पर भी पीछे एस ई एस वाला काम कभी भी हमको नहीं करना है। और थर्ड फॉर्म जो, और सेकंड, थर्ड, ये जो सेकंड फॉर्म होती है वो हमेशा अकेली ही आती है, उसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है। वैसे ही फर्स्ट फॉर्म भी अकेली आती है, उसके साथ किसी भी प्रकार का कोई हेल्पिंग वर्ब, इज, एम, आर, वाज वर, हैज, हैव, हैड, विल, इज, एम, आर, वाज वर, कोई हेल्पिंग वर्ब इसमें नहीं आता है। ना ही सेकंड फॉर्म के साथ कोई हेल्पिंग वर्ब आता है। और जो थर्ड फॉर्म होती है वो कभी भी अकेली नहीं आती, इसके साथ कोई न कोई हेल्पिंग वर्ब आता है। टेंस में जब इसका उपयोग होता है तो इसमें साथ कोई हेल्पिंग वर्ब आता है। हेल्पिंग वर्ब कैसे आता है? जैसे कि हैज, हैव, हैड या बी। इस तरह के कोई भी शब्द हैज, हैव, हैड या बी के साथ ही थर्ड फॉर्म आती है। थर्ड फॉर्म कभी भी अकेली नहीं आती है, लेकिन फर्स्ट फॉर्म हमेशा अकेली आती है। सेकंड फॉर्म भी अकेली आती है, फर्स्ट फॉर्म भी अकेली आती है, लेकिन थर्ड फॉर्म हमेशा हैज, हैव और हैड और बी, मॉडल में बी के साथ आती है। तो ये थर्ड फॉर्म की खास बात है कि थर्ड फॉर्म कभी अकेली नहीं आएगी। या तो वो हैज के साथ होगी, या हैव के साथ होगी, या हेड के साथ होगी, या बी के साथ होगी। बी प्लस, बी प्लस गॉन, बी इटन, बी प्लेड, या हैज प्लेड, हैव प्लेड, हैड प्लेड, इस तरीके से थर्ड फॉर्म का यूज होगा। और आईएनजी फॉर्म हमेशा इज, एम, आर, वॉज, वर के साथ आती है, क्योंकि कंटिन्यू एक्शन को बताने के लिए काम में आती है। प्रोग्रेसिव फॉर्म है ये। तो आईएनजी फॉर्म हमेशा इज या एम, आर, वॉज या वर के साथ आएगी, अकेली नहीं आती है। उसके अलावा नॉन फाइनिट वर्ब में ये एक जेरेंट के रूप में भी, या पास्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल के फॉर्म में भी काम में आती है। जैसे प्लेइंग, रनिंग, ट्रेन, फ्लाइंग बर्ड, इस तरह के वर्ड में भी काम में आती है। उसके अलावा इज, एम, आर, वाजर के साथ में आईएनजी फॉर्म का यूज किया जाता है। तो ये खास बात थी वर्ब के बारे में। बाकी जब आप आगे टेंस सीखते हो, जिसमें कि टेंस के अलावा एक्टिव पैसिव, मॉडल, डायरेक्ट इनडायरेक्ट सारे टॉपिक सीखोगे, तो इन वर्ब का यूज आपको वहाँ पे करना सिखाया जाएगा। और फाइनिट नॉन फाइनिट एक्शन भी जब सीखते हैं तब भी उस इन वर्ब का यूज करना हमको सिखाया जाता है। तो प्राइमरी बात ये है कि हमको वर्ब की फॉर्म का नॉलेज हो। वर्ब की फॉर्म का नॉलेज हो जाने के बाद हमको वर्ब की फॉर्म का जो वीडियो है वो भी पूरा देखना होगा, जिसमें कम से कम 150 एक्शन वर्ड दे रखी हैं, एक्शन वर्ड के मीनिंग दे रखे हैं, मीनिंग के साथ साथ उसकी थ्री फॉर्म्स भी दे रखी हैं। तो हमको अगर 150 एक्शन वर्ड्स याद हो जाती है, 150 या उसके आसपास होंगी जो भी, तो उतनी एक्शन वर्ड अगर आपको याद हो जाती है तो बेसिक आपके काम जो भी होंगे, जिसमें ग्रामर में एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट मॉडल टेंस में जो भी भरना पड़ता हो उतना आपको मटेरियल
उसमें से मिल जाएगा। तो आप टेंस का जो वर्ब की फॉर्म वाला वीडियो है वो भी जरूर देखें, तो आपके वर्ब का नॉलेज कंप्लीट हो जाएगा। अब आइए देखते हैं वर्ब की कुछ और बात। व्हाट आर ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब। अब ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती हैं? ऐसी वर्ब जिसे पूरा करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती हो उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। मतलब वर्ब के एंड में अगर कोई ऑब्जेक्ट हो, चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो या नॉन लिविंग थिंग हो, दोनों ही ट्रांजिटिव एक्शन ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगी। जैसे कि टीचर पनिशेस जॉन, टीचर जॉन को पनिश करता है, तो टीचर किसको पनिश करता है? जॉन को। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब ये जो पनिश है वो ट्रांजिटिव वर्ब है। हुम डज टीचर पनिश, क्वेश्चन भी इसमें इस प्रकार से बनता है, हुम डज टीचर पनिश, टीचर किसको पनिश करता है? तो टीचर पनिशेस जॉन, टीचर जॉन को पनिश करता है। तो इस सेंटेंस में पनिश जो है वो एक ट्रांजिटिव वर्ब है। वैसे ही जॉन सिंग्स अ सॉन्ग, जॉन एक गाना गाता है या जॉन एक गीत गाता है। तो व्हाट डज जॉन सिंग, जॉन क्या गाता है? तो जॉन गाना गाता है। तो जॉन का जो सॉन्ग है वो एक ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट किसका है? सिंग का है। तो सिंग यहाँ पर एक ट्रांजिटिव वर्ब हो गई। क्यों ट्रांजिटिव है? क्योंकि इसके पीछे ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट लिविंग या नॉन लिविंग कोई भी हो सकता है। लिविंग ऑब्जेक्ट जो होता है उसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट होता है उसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। फार्मूला याद करने का बहुत सरल है, डॉन। इसका फार्मूला है डॉन, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नॉन लिविंग, और आई ओ एल इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिविंग। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा लिविंग चीज बनती है, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा नॉन लिविंग थिंग बनता है, इसलिए इसका शॉर्ट फार्मूला बना दिया हमने डॉन, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नॉन लिविंग थिंग। तो ये एक्स्ट्रा नॉलेज था, मैंने आपको सिखा दिया। तो ट्रांजिटिव वर्ब जो होती है उसके अंदर हमेशा ऑब्जेक्ट होता है, और जो ट्रांजिटिव वर्ब होती है उसका ही पैसिव वॉइस बन सकता है। बिना ट्रांजिटिव वर्ब के कभी भी पैसिव वॉइस नहीं बनता है। ऐसा सेंटेंस जिसकी वर्ब में व्हाट या हुम लगा करके प्रश्न बनाए और उत्तर में कुछ प्राप्त हो, उसकी वर्ब ट्रांजिटिव कहलाती है। और मैंने आपको उत्तर ये क्वेश्चन बना के बता दिए कि व्हाट से या हुम से क्वेश्चन बनता है और आंसर में ये चीज प्राप्त होती है हमको, उस कंडीशन में वो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगी। ट्रांजिटिव वर्ब हैं दोनों में। ऊपर दिए गए सेंटेंस एक दो में पनिशेस और सिंग ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि उनके ऑब्जेक्ट हैं। पनिशेस का ऑब्जेक्ट जॉन है और सिंग्स का ऑब्जेक्ट अ सॉन्ग है। पनिशेस का ऑब्जेक्ट जॉन है और सिंग का ऑब्जेक्ट सॉन्ग है, इसलिए ये जो एक्शन वर्ड हैं वो ट्रांजिटिव एक्शन वर्ड हैं, ट्रांजिटिव वर्ब है। ऊपर दिए गए सेंटेंस एक या दो में पनिशेस और सिंग ऑब्जेक्ट नहीं होते तो वर्ब इंट्रांजिटिव कही जाती है। जैसे टीचर पनिशेस, अब खाली पनिशेस लिख दिया, पीछे ऑब्जेक्ट नहीं है, तो वो इंट्रांजिटिव हो जाएगी वर्ब। वैसे ही सिंक्स लिख दिया है, पीछे ऑब्जेक्ट नहीं डाला है, तो वो इंट्रांजिटिव कहलाएगी। यदि किसी सेंटेंस में वर्ब ट्रांजिटिव नहीं है तो उसका पैसिव वॉइस में वाक्य नहीं बन सकता है। मतलब पैसिव वॉइस जब हम सीखते हैं, पैसिव वॉइस करते हैं, तो उसमें ऑब्जेक्ट होना चाहिए। पीछे अगर ऑब्जेक्ट ही नहीं है तो उसको हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट नहीं कर सकते। रीता स्माइल्स, रीता मुस्कुराती है। अब मुस्कुराने के लिए पीछे किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, इसलिए ये इनट्रांजिटिव वर्ब है। ऐसे ही हरी रन्स फास्ट, हरी तेज दौड़ता है। अब तेज दौड़ता है, उसमें पीछे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, उस कंडीशन में इसका ये इनट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगी। स्माइल मुस्कुराना या दौड़ना इनट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी प्रकार की ऑब्जेक्ट नहीं है, लिविंग या नॉन लिविंग कोई भी ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है। कोई यूं सोच सकते हैं कि हरी रन्स फास्ट में सर आपने फास्ट लिख दिया तो फास्ट ऑब्जेक्ट है क्या? नो, फास्ट कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, फास्ट एक तरह का एडवर्ब है। एडवर्ब मतलब ये एक्शन कैसे चल रही है, हरी कैसे दौड़ रहा है, तो हरी फास्ट दौड़ रहा है। तो एक्शन कैसे चल रही है उसके बारे में बताने वाला जो शब्द है वो है ये, इसलिए फास्ट कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ऐसे कंफ्यूज नहीं होना चाहिए हमको, पूरा ग्रामर की एक एक चीज का नॉलेज होना चाहिए, तो ही हम किसी चीज को अच्छे से समझ सकते हैं। तो हरी रन्स फास्ट, हरी रन्स फास्ट ये लिखा है, ये भी इंट्रांजिटिव वर्ब है, और रीता स्माइल्स भी इंट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि इसके लास्ट में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट का मतलब है कोई लिविंग थिंग या कोई नॉन लिविंग चीज। तो दोनों ही इसमें नहीं है, दैट्स व्हाई दिस टू सेंटेंसेस आर इंट्रांजिटिव सेंटेंसेस। ऊपर दिए गए सेंटेंस नंबर 3 और 4 में स्माइल व रन्स इंट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि उनके ऑब्जेक्ट्स नहीं है। सेंटेंसेस के व्हाट व हुम से प्रश्न नहीं बनाए जा सकते। यूज ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कंप्लीमेंट विद ट्रांजिटिव वर्ब। अब ट्रांजिटिव वर्ब के अंदर कंप्लीमेंट का यूज किस तरीके से होता है?
या ऑब्जेक्ट का यूज किस तरीके से होता है? ट्रांजिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट के साथ कंप्लीमेंट का प्रयोग होता है, क्योंकि बिना वाक्य उसके बिना वाक्य पूरा नहीं होता है। तो जैक्सन मेड, जैक्सन ने बनाया, हिम म्यूजिशियन, जैक्सन ने उसे संगीतकार बनाया। जैक्सन सब्जेक्ट है, जैक्सन है सब्जेक्ट, मेड वर्ब है, हिम उसका ऑब्जेक्ट है, वो भी लिविंग ऑब्जेक्ट है, और म्यूजिशियन है वो उसके साथ में एक अलग शब्द जुड़ा है, इसको हम कंप्लीमेंट कहेंगे। तो जैक्सन मेड हिम म्यूजिशियन, जैक्सन ने उसे संगीतकार बनाया। तो मेड यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब हो गई, हिम उसका ऑब्जेक्ट हो गया, और जो ऑब्जेक्ट है उसका उसके साथ में उससे जुड़ा हुआ एक शब्द और बना, जिसको हम कंप्लीमेंट कहते हैं। क्योंकि ये म्यूजिशियन शब्द आया है वो हिम के लिए आया है, कि संगीतकार कौन बना? हिम बना। जैक्सन मेड हिम म्यूजिशियन, जैक्सन ने उस आदमी को संगीतकार बनाया। तो जैक्सन ने बनाया, किसको बनाया? हिम को बनाया। क्या बनाया? संगीतकार बनाया। तो म्यूजिशियन शब्द है वो हिम के लिए आया है, इसलिए जो हिम है वो तो ऑब्जेक्ट हो गया, लेकिन म्यूजिशियन जो शब्द उसके साथ जुड़ा हुआ है वो उसका कंप्लीमेंट हो गया। इस वाक्य में म्यूजिशियन कंप्लीमेंट को हटा दिया जाए तो वाक्य का कोई अर्थ ही नहीं निकलेगा। तो कंप्लीमेंट जो है उसका भी हमको नॉलेज होना चाहिए। आइए हम इस एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं, जिसमें ट्रांजिटिव के लिए टी लिखना है और इन ट्रांजिटिव के लिए आई लिखना है। जनक प्लेड फुटबॉल, जनक ने फुटबॉल खेला। तो प्लेड एक्शन वर्ड है और फुटबॉल एक नाउन है। तो जनक ने क्या खेला? फुटबॉल खेला। व्हाट डिड जनक प्ले? व्हाट डिड जनक प्ले, इस तरह का क्वेश्चन हम बना सकते हैं। तो जनक प्लेड फुटबॉल, ये आंसर हो गया। तो ये ट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट है। ही मेट हिज अंकल, वह उसके अंकल से मिला। तो whom डिड ही मेट, इसमें क्वेश्चन बन जाएगा whom, WHOM, whom डिड ही मीट, whom डिड ही मीट, वह किससे मिला? उसके अंकल से मिला, इसलिए ये भी ट्रांजिटिव वर्ब है। रजत इज गोइंग टू स्कूल, रजत इज गोइंग एक्शन वर्ड है। रजन स्कूल जा रहा है, रजन कहाँ जा रहा है, यूँ पूछा है, रजत कहाँ जा रहा है, वेयर से प्रश्न बन रहा है। जगह कभी भी ट्रांजिटिव वर्ब के लिए काम में नहीं आती है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी या तो ह्यूमन बींग होना चाहिए था या कोई चीज होनी चाहिए, जबकि स्कूल एक प्लेस है। तो वेयर इज रजत गोइंग, ऐसा क्वेश्चन बन रहा है, इसलिए इंट्रांजिटिव है। रजत कहाँ जा रहा है, ऐसा क्वेश्चन बन रहा है। तो इंट्रांजिटिव है क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट कोई ह्यूमन बींग या कोई चीज नहीं है, ये ऑब्जेक्ट एक प्लेस हो गया। और जब ऑब्जेक्ट प्लेस हो दैट मीन्स वह ट्रांजिटिव एक्शन नहीं है। अमन्स फादर ब्रॉट अ बुक फॉर हिम, अमन के फादर लाए, खरीद के लाए, क्या लाए? एक किताब। फॉर हिम, उसके लिए। यहाँ पर दो दो ऑब्जेक्ट हैं, ये तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया बुक, और ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया हिम। तो कुल मिलाकर इसमें तो दो ऑब्जेक्ट हो गए। अमन के फादर उसके लिए क्या लाए? व्हाट डिड अमन्स फादर ब्रिंग फॉर हिम, ठीक है ना। तो अब बुक खरीद के लाए, तो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे पीछे, इसलिए ये ट्रांजिटिव सेंटेंस है। दे सॉल्व अ मैथ्स प्रॉब्लम, उन्होंने सॉल्व करी, क्या करी? मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व करी, ये इतना बड़ा इसका ऑब्जेक्ट है, मैथ्स प्रॉब्लम। तो व्हाट डिड दे, व्हाट डू दे सॉल्व ऐसे बनेगा, फर्स्ट फॉर्म ये। व्हाट डू दे सॉल्व, वे क्या सॉल्व करते हैं, तो ये भी ट्रांजिटिव वर्ब है। शी रोट अ लेटर, उसने एक लेटर लिखा। तो ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, और ये उसका ऑब्जेक्ट हो गया। व्हाट डिड शी राइट, वह क्या, उसने क्या लिखा? तो शी रोट अ लेटर, तो यहाँ पर ये भी ट्रांजिटिव वर्ब है। तो फ्रेंड्स, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव की जो ये एक्सरसाइज है उसको आप बार बार देखें, समझें, प्रैक्टिस करें। आपके लिए कभी भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे तो करना काफ़ी इजी हो जाएगा। और उसके बाद भी आपको आने वाले जो दूसरे टॉपिक हैं उससे रिलेटेड वीडियो टाइम टू टाइम इस पे बनते रहते हैं। आप हमेशा इस पे ध्यान दें और सब्सक्राइब भी करके रखें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास आता रहेगा। और जो प्रीवियस वीडियो हैं वो भी चैनल पर अवेलेबल हैं, तो सर्च करके या जिस भी तरीके से आप उसको खोलते हो समझ करके इसको देख लें, ताकि आपका जो कन्फ्यूज़न है किसी भी टॉपिक का वो कम से कम दूर हो जाए। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आपका कन्फ्यूज़न दूर हो जाए और आप उस टॉपिक को समझ करके एग्ज़ाम या आपको जिस भी तरीके से उसका लर्निंग करनी है और उसका लर्निंग का जहाँ पे भी आउटकम चाहिए वो आउटकम आपको मिलेगा।
तो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपके साथ में किसी और नए वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड थिंक गुड फॉर ऑल। सबके लिए अच्छा सोचें, अपना काम अच्छे से करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।